Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now, I will teach you Sanskrit grammar or class 7. Now, I teach you Sanskrit Vardmala, संस्कृत अल्फ़ाबेट। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको संस्कृत व्याकरण कक्षा 7 के लिए पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला का अध्यापन कराऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और यथास्थान अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो चलते हैं। सबसे पहले हम भाषा क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भाषा, लैंग्वेज। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों से प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को पढ़कर या बोलकर लिखकर या कभी कभी संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा विचारों के विनिमय का साधन है। विचारों के विनिमय, एक्सचेंज का साधन है। ये रहा। तो भाषा बोलकर, लिखकर, और कभी कभी संकेत से भी प्रदर्शित की जाती है, के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। तो ये रहा भाषा की परिभाषा। अब हम आते हैं लिपि। स्क्रिप्ट, लिपि की और चलते हैं। स्क्रिप्ट क्या है? तो स्क्रिप्ट, लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा हो गई कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। हिंदी तथा संस्कृत की लिपि देवनागरी है। देवनागरी हिंदी और संस्कृत की लिपि है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की रोमन है। इस प्रकार आप लिपियों के बारे में जानकारी रखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं भाषा के बाद, लिपि के बाद है व्याकरण। ग्रामर क्या है? व्याकरण, व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयः अस्मिन् इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयः अस्मिन् इति व्याकरणम्। जिसमें प्रकृति प्रत्ययों का विवेचन होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। फिलहाल ये परिभाषा आप सुन लिए हैं, लेकिन आप अपनी परिभाषा लिखेंगे। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना समझते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं।
संस्कृत भाषा सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना समझ सकते हैं। अब हम व्याकरण, ग्रामर व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना समझते हैं, जान सकते हैं। संस्कृत में व्याकरण का ज्ञान होना परम आवश्यक है, तो यहाँ यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठपुत्र व्याकरण स्वजनो भूत्वा सकलम सकृत। ये संस्कृत में कहा गया है कि यदि आप पुत्र बहुत नहीं पढ़ते तो व्याकरण का अध्ययन अवश्य कीजिए। स्वजन अपने लोगों को स्वजन कुत्ता ऐसा न हो जाए, तो इसलिए इसके बारे में, व्याकरण के बारे में ज्ञान अवश्य प्राप्त कीजिए। व्याकरण के इन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण के इन तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। शब्द विचार, वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो इसी के अंतर्गत लगभग सभी आ जाते हैं। वर्ण, उच्चारण, स्थान, वर्गीकरण, प्रयत्न आदि। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की संरचना, प्रकृति प्रत्यय पर विचार किया जाता है और वाक्य विचार में वाक्य की संरचना, वाक्य में का संस्कृत में अनुवाद आदि पर विचार किया जाता है। तो ये रहा इसका एक प्रकार से प्राक कथन, इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं मुख्य वर्ण क्या है। अब हम आते हैं वर्ण की ओर। हमने अभी तक अध्ययन किया भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, व्याकरण के किन पार्ट, किन भागों पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, शब्द पर, वर्ण पर, शब्द पर और वाक्य पर। ये सभी के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। अब हम आते हैं वर्ण विचार, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी। अब वर्ण विचार पर आते हैं, फोनोलॉजी। पहले वर्ण क्या है उसकी परिभाषा हम देखते हैं। लेटर क्या, वर्ण, लेटर के बारे में, वर्ण वे ध्वनियाँ, वे मौलिक ध्वनि हैं किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े ना किए जा सके। किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं।
उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर ले लेते हैं आ ई तथा क ख ग घ अंग ये भी आदि अयोगवा को भी शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ण रहे। वर्ण भेद काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण भेद काइंड्स ऑफ लेटर्स। काइंड्स ऑफ लेटर्स वर्ण भेद। वर्ण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन में। मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। जा सकता है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, वावेल और कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन। अब हम चलते हैं वावेल्स, स्वर। स्वर की परिभाषा आप बैठ चुके होंगे हिंदी में, संस्कृत में भी जानते ही होंगे। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिनका उच्चारण स्वतः होता है, किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों या ध्वनियों का स्वतः होता है, इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ये सब संस्कृत में कुल 13 स्वर हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या है 13। संस्कृत में कुल 13 स्वर हैं, तो उनको हम लिख कहते हैं। संस्कृत में कुल 13 स्वर हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ री अलरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्वर हो गए। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है और इनकी ये जो होता है सामने सभी स्वर दिए गए हैं आपके, उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे। और स्वरों को के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और पुरुष स्वर। स्वरों के भेद काइंड्स ऑफ वॉवेल। तो शॉर्ट वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल्स और प्रोट्रैक्टेड वॉवेल्स, तो प्लुत इसे कहते हैं। तो हम चलते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो एक एक की परिभाषा हम लेते हैं। शॉर्ट वॉवेल्स, लॉन्ग वॉवेल्स और प्रोट्रैक्टेड।
वॉवेल्स। तो प्रोट्रैक्टेड वॉवेल्स ये हैं स्वर, ह्रस्व चलते हैं शॉर्ट। तो ह्रस्व वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व कहते हैं, जैसे अ, इ, ओ, रे। और दीर्घ स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, और ये हैं आ, ई, उ, री, और इसके साथ साथ ए, ऐ, ओ, औ आदि। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, जैसे ओ, इसके बाद जो आता है भोराम, अत्र गच्छ, ऐसा प्लुत कहते हैं। इसमें पाणिनि महोदय ने बताया कि ये मुर्गे की आवाज़ से निर्धारित हो सकती है। को, पहला ह्रस्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा जो था प्लुत स्वर का उच्चारण समय है। ऐसा आप समझ लेंगे। अब आगे चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो ये व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे का, खा, गा, गा आदि। व्यंजन का वर्गीकरण हम करते हैं तो स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श पहला स्पर्श वर्ण, दूसरा है अंतस्थ वर्ण, और इसको व्यंजन भी कह सकते हैं हम। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन। तो ये रहा। इसके बाद संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। संयुक्त व्यंजन जो आपके पाठ्य में नहीं, पाठ्यक्रम में नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन हम लेते हैं म्यूट, स्पर्श व्यंजन या म्यूटिस, म्यूस। तो इसे हम कहते हैं स्पर्श का आदिवमावश्य आनिव स्पर्श, कैसे लेकर के माँ तक के वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं, और इसमें जीवा तालु को स्पर्श करती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है, स्पर्श वर्ण कहलाती है। इसमें का से मां तक के वर्ण आते हैं। वर्ण आते हैं। इसी प्रकार अब हम अंतस्थ वर्ण लेते हैं। इनको सेमी वॉवेल कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है,
इनका उच्चारण मुंह के अंदर होता है। इनके अंतर्गत य, र, ला, वा ये 4 वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल्स तो ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण मुंह के अंदर होता है, उन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। जैसे या, र, ला, वा ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। अब आगे हम चलते हैं ऊष्म वर्ण पर। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण वे वर्ण है, वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण, जिनके उच्चारण में मुंह से कुछ गर्मी बाहर निकलती है, कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे ये 4 वर्ण हैं, श बड़ा श, फिर खड़कोड़ वाला श, फिर छोटा श, फिर हा। ये 4 वर्ण हैं, इन्हें हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। फिर हम चलते हैं संयुक्त वर्ण। वे वर्ण हैं जो 2 वर्णों के संयोग से बनते हैं। जैसे छ का दान श, खड़कोड़ वाला श है, और त्र ता दान रा। इसी तरह स्र श दान र और ज दान इया, ये रहा संयुक्त वर्ण। अब हम चलते हैं अयोगवा की ओर। अयोगवा अयोगवा वे वर्ण हैं जो न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, न तो व्यंजन के अंतर्गत ये अयोगवा हैं, बिना योग के नहीं रह सकते, बिना किसी वर्ण के संयोग के नहीं होते। संयोग के प्रयुक्त नहीं होते। ये हैं 4 हैं संस्कृत में अयोगवा, 4 अयोगवा हैं। पहला है अंग, दूसरा है अह, तीसरा है का, आर्ध विसर्ग सही का क, ख, ये प, फ, कखभ्याम, पफभ्याम। तो इस प्रकार से ये 4 हैं। तो इस प्रकार अयोगवा है यहाँ पर समाप्त होता है, और आज का पाठ भी यहीं पर समाप्त हो जाता है, और शेष अगले दिन आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।